हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का, कोड 402 फोर्थ ईयर। हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो जी के बारे में। वो हमारा इनका हेडिंग चल रहा था कैरियर। उससे आगे का हम बात करते हैं द रोज़ पीरियड। द रोज़ पीरियड का इनका टाइमिंग था 1904 से 1906। तो इसमें क्या इनकी विशेषता थी? जो इनका रोज़ पीरियड था उसमें नारंगी और गुलाबी रंगों का उपयोग करने वाले हल्के टोन और शैली की विशेषता है। यानी उसमें नारंगी और गुलाबी रंग का यूज़ ज़्यादा होता था और उनकी वो भी लाइट टोन है ना, हल्के टोन, तो वो और शैली की विशेषता है। फ्रांस में नमक बैनियों के रूप में जाने वाले कई सर्कस लोगों, कलाबाजों और हार्लेक्विन्स की विशेषता है। यानी जो फ्रांस में नमक बैनियों थे उनके रूप में जानने वाले जो सर्कस लोग हैं, जो कलाबाज हैं, वो हार्लेक्विन्स की विशेषता है। ब्लाइंडनेस इस अवधि के पिकासो के कामों का एक आवर्ती विषय, यानी जो ब्लाइंडनेस है ये इनका वर्क है। तो इस अवधि के पिकासो के कामों का एक आवर्ती विषय है ये। द ब्लाइंड मैन मील 1903 में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट और सेलेस्टिना 1903 के चित्र में भी दर्शाया गया है। ये आप चाहे तो नेट पे देख सकते हैं। अन्य ब्लू पीरियड कार्यों में पोर्ट्रेट ऑफ सोलर और पोर्ट्रेट ऑफ सुजैन ब्लॉच शामिल है। तो इनके जो अन्य ब्लू पीरियड हैं उस कार्य में आप पोर्ट्रेट ऑफ सोलर और पोर्ट्रेट ऑफ सुजैन ब्लॉच शामिल है। अब इसी में आपका टॉपिक है ये अफ्रीकन आर्ट एंड प्रिमिटिव्स। ये आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है हेडिंग डालना, मैंने आपको बताया बस ही। इसका टाइमिंग था इसका 1907 से 1909, ठीक है। तो पिकासो के अफ्रीकी प्रभावित कला की शुरुआत उनकी पेंटिंग लेस डेमोसिलेस डी विग्नन से हुई। जो इनका ये अफ्रीकी प्रभावित काल था, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? उनकी पेंटिंग लेस डेमोसिलेस डी विग्नन, ये नाम है इनकी पेंटिंग का, जिससे शुरुआत हुई थी। पिकासो ने इस रचना को इबेरियन मूर्तिकला से प्रेरित शैली में चित्रित किया। तो पिकासो ने जो इनकी ये रचना थी उसको इबेरियन मूर्तिकला से प्रेरित शैली में चित्रित किया था। इस अवधि के अन्य कार्यों में न्यूड विद राइज्ड आर्म्स, ये 1907 की है, ठीक है। तो इसमें इस अवधि जो ये अवधि है इनकी 1907 से 1909 वाली, इसमें आती है इनकी न्यूड विद राइज्ड आर्म्स, ठीक है, और 3 वुमेन, ये 1908 की है। और न्यूड विद राइज्ड आर्म्स जो है ये 1907 की है, ठीक है। तो ये भी इनकी इस अवधि में शामिल है। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक घनवाद, ठीक है। इसका टाइम था इनका 1909 से 1912। पिकासो की एक शैली है जिसे मोनोक्रोम, बोर्निश और तटस्थ रंगों का उपयोग करके जॉर्जेस ब्रेक के साथ विकसित किया गया है। तो पिकासो की एक शैली थी जिसको मोनोक्रोम, बोर्निश तथा तटस्थ रंगों, है ना, दोनों का यूज़ करके जॉर्जेस ब्रेक के साथ विकसित किया गया है। दोनों कलाकारों ने वस्तुओं को अलग किया और उन्हें उनके आकार के संदर्भ में विश्लेषण किया। मतलब इन दोनों कलाकारों ने मिलकर वस्तुओं को अलग किया था और उन्हें उनके जो आकार थे उसके संदर्भ में विश्लेषण किया। इस समय पिकासो और ब्रेक की पेंटिंग में कई समानताएं हैं। मतलब उस टाइम की बात है जब पिकासो और ब्रेक की पेंटिंग में बहुत सारी समानताएं हैं। मतलब अगर उनकी पेंटिंग देखें तो आप काफ़ी सिमिलर लगेंगी, काफ़ी चीज़ें मिलती है। ये आपका इसका हेडिंग था जो कैरियर, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था, अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में है।
अपने पूरे जीवन काल में पिकासो ने अपनी पत्नी या प्राथमिक साथी के अलावा कई रखैलियों को बनाए रखा। मतलब इनके पूरे जीवन काल में इन्होंने इनकी जो पत्नी थी और जो प्राथमिक साथी थे उसके अलावा मतलब इनके कई रिलेशनशिप रहे हैं। पिकासो की 2 बार शादी हुई थी और 3 महिलाओं से उनके 4 बच्चे थे। फोटोग्राफर और चित्रकार डोरा मार भी पिकासो के निरंतर साथी और प्रेमी थे, है ना। मतलब इनका जो पूरा जीवन काल था उसमें इनकी जो पत्नी थी और इनकी जो प्राथमिक पहले साथी थी, है ना, उसके अलावा कई इनके रिलेशनशिप रहे हैं। और इनकी 2 बार शादी हुई थी और 3 महिलाओं से उनके 4 बच्चे थे, है ना। मतलब 3 महिलाओं से इनके 4 बच्चे थे और 2 बार इनकी शादी हुई थी। फोटोग्राफर और चित्रकार डोरा मार भी पिकासो के निरंतर साथी और प्रेमी थे। मतलब जो फोटोकार और चित्रकार थे तो वो भी इनके पिकासो के निरंतर साथी और प्रेमी थे। तो पिकासो के जीवन में महिलाओं ने उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति के भावात्मक और कामुक पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। तो पिकासो का जो जीवन था उसमें महिलाओं की भूमिका ज़्यादा रही थी और हर तरह से ही रही थी, रचनात्मक भी और भावात्मक भी और कामुक भी। तो सारी चीज़ों में ही उनके जीवन में महिलाओं ने ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन रिश्तों की प्रकृति को उनकी कलात्मक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना गया है ना, ठीक है। इन रिश्तों की प्रकृति को उनकी कलात्मक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यानी जो भी उनकी जो कलात्मक जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था उनका, तो उसके लिए महत्वपूर्ण माना गया था। इन महिलाओं में से कई ने उनके लिए कस्तूरी के रूप में काम किया। मतलब जो महिला उनके साथ रही हैं तो उन्होंने कस्तूरी के रूप में पिकासो जी के साथ काम भी किया था। और उनके व्यापक रूप में शामिल किए जाने ने उन्हें कला इतिहास में जगह दी, है ना। और उनके व्यापक रूप में शामिल किए जाने ने उन्हें कला इतिहास में जगह दी। उनके काम के शरीर में एक बड़े पैमाने पर आवर्ती रूप महिला रूप है। उनके रिश्तों की विविधताओं ने उनके पूरे कैरियर में उनकी प्रकृति शैली के बारे में बताया और टकराया, ठीक है। मतलब इनके जो रिश्ते थे उनके पूरे कैरियर में प्रकृति शैली के बारे में बताया है और टकराया। उदाहरण के लिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए उनकी जो पहली पत्नी है ओल्गा, इनके बनाए गए चित्र उनकी नियो क्लासिकल अवधि के दौरान एक प्रकृतिवादी शैली में प्रस्तुत किए गए थे। मतलब इनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम ओल्गा था, तो उनके बनाए गए चित्र इनकी जो नियो क्लासिकल अवधि थी उसमें प्रकृतिवादी शैली में भी प्रस्तुत, मतलब जो वो चित्र प्रस्तुत किए गए थे वो किस में किए गए थे, प्रकृतिवादी शैली में, ठीक है। मैरी थेरेस वॉल्टर के साथ उनके संबंधों ने उनके कई सरलीकृत टुकड़ों को प्रेरित किया। जो मैरी थेरेस वॉल्टर थी तो उनके साथ उनके जो संबंध थे उनके कई सरलीकृत टुकड़ों को उन्होंने प्रेरित किया था। साथ ही साथ उनके वंडर ऑफ वंडर के रूप में भी जाना जाता है ना, उसको वंडर ऑफ वंडर के रूप में भी जाना जाता है। 1905 में कलाबाज विषय की पुनरावृत्ति ने उनके ब्लू पीरियड को समाप्त कर दिया। 1905 में जो उनका कलाबाज विषय है उसकी पुनरावृत्ति ने उनके जो ब्लू पीरियड है उसको समाप्त कर दिया और उनके रोज़ पीरियड में परिवर्तित कर दिया। मतलब जो ब्लू पीरियड था जो आप लोगों ने अभी पीछे हमने पढ़ा है तो उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था और रोज़ पीरियड में परिवर्तित कर दिया था जो उससे नेक्स्ट था। इस परिवर्तन को उनके जीवन में फर्नांडी ओलिवियर की मौजूदगी के लिए गलत ठहराया गया था। यानी जब ये परिवर्तन आया था उनकी लाइफ में तो जो फर्नांडी ओलिवियर थी तो वो उनकी लाइफ में थी, उनकी मौजूदगी थी, तो उस वजह से उनको गलत ठहराया गया था कि जैसे किसी के आने से चेंज हो जाते हैं तो
इस वजह से उनको इससे थोड़ा गलत बताया गया था कि उनकी मौजूदगी पिकासो जी की लाइफ में सही नहीं थी। ठीक है। उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण महिलाओं में से दो, मैरी थेरेस वॉल्टर एक मालकिन और जैकलिन रोकी उनकी दूसरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। यानी इनके जीवन की जो महत्वपूर्ण महिलाएं थी, है ना, कौन कौन थी, उनमें से दो, मैरी थेरेस वॉल्टर और जैकलिन रोके। ठीक है। तो इन दोनों, इनकी दूसरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। दूसरा, विशेष रूप से उसकी पहली पत्नी ओल्गा खोखलोवा और उनकी मालकिन डोरा मार ने नर्वस ब्रेकडाउन के कारण दम तोड़ दिया था। आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।